10 जुलाई दिन रविवार बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं मानसी दास। I'm inside the Sri Lankan president's official residence. Now the government is without proper functioning government and without an official machinery because no one knows who is going to take the decision. श्रीलंका का संकट बरकरार, अब तक 4 मंत्रियों के इस्तीफे, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया के पद छोड़ने तक पीछे हटने को तैयार नहीं प्रदर्शनकारी। अमेरिका और ईयू की श्रीलंका के नेताओं से अपील, तलाशें संकट का समाधान। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, हमेशा दिया है पड़ोसी का साथ। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. There is no refugee crisis right now. क्या दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लिए भी सबक है श्रीलंका संकट? कभी भी ऐसे क्राइसिस एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रहते हैं। जो आक्रोश हमको श्रीलंका की सड़कों पर नजर आ रहा है, वो हो सकता है कल हमको नेपाल में या पाकिस्तान में नजर आए। खेल की दुनिया की भी करेंगे बात, लेकिन पहले मानसी दास से जान लेते हैं पूरे दिन का हाल। बीबीसी समाचार। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी संसद के अपर हाउस के लिए होने वाले चुनावों की रेस में बढ़त लेती दिख रही है। ओपिनियन पोल्स में पार्टी ने सीटों की संख्या में बढ़त देखी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि शिंजो आबे की हत्या के बाद पार्टी को जनता से सिंपैथी वोट मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में सोवेटो में एक बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। दुर्घटना में 10 और लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। ग्वातेंग प्रांत के पुलिस कमिश्नर इलियास मावेला ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि अचानक कई लोग बार में घुस आए और वहां बैठे लोगों पर गोलियां चलाने लगे। हमलावर अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। हमले के बाद वो एक मिनी बस में भाग गए। फिलहाल हमले की वजह की जानकारी नहीं मिली है। यूक्रेन के दोनेत्स्क प्रांत के गवर्नर पाब्लो किरिलेंको ने कहा है कि एक इमारत पर हुए रूस के रॉकेट हमले के बाद कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और आशंका है कि 30 से अधिक लोग अभी इसी इमारत में फंसे हो सकते हैं। किरिलेंको ने कहा कि हमला चासीवियार शहर के क्रामातोर्स्क में एक 5 मंजिला इमारत पर हुआ था, जिसके बाद इमारत गिर गई थी। इमारत से सुरक्षित बाहर निकली एक महिला लुदमिला ने कहा, Мы выскочили в подвал. Он уж 3 прилета было. Первый, вот там упала в кухне летний, вот под это. А второй уже не помню, вспышки. जब इमारत पर हमला हुआ तो हम लोग भागकर बेसमेंट में छिप गए। इमारत पर 3 रॉकेट गिरे। पहला रॉकेट किचन पर गिरा, दूसरा कहाँ गिरा मुझे अब याद नहीं है। हम इमारत के पीछे के दरवाजे की तरफ भागे और सीधे बेसमेंट में आ गए। पूरी रात हम यहीं बैठे रहे। चीन की सरकार ने अलीबाबा और टेंसेंट जैसे देश की कई बड़ी टेक कंपनियों पर यह कहते हुए जुर्माना लगाया है कि चीनी टेक सेक्टर पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने व्यापार समझौतों के बारे में पूरी जानकारी सरकार को नहीं दी। अलीबाबा पर 5 सौदों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जबकि टेंसेंट पर 12 सौदों में पारदर्शिता बनाए न रखने के कारण उसे जिम्मेदार ठहराया गया है। ब्रिटेन ने साझा सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने फाइटर जेट फिनलैंड और स्वीडन भेजे हैं। लंदन में मौजूद देश के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिटेन इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ये सैन्य अभ्यास उसी का हिस्सा है। स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो गठबंधन की सदस्यता के लिए हाल में आवेदन किया है। अमेरिका ने चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से अपील की है कि वो म्यांमार पर उस शांति समझौते पर अमल करने के लिए दबाव डालें जिस पर बीते साल हस्ताक्षर किए गए थे। थाईलैंड के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये चीन के हित में होगा कि म्यांमार पहले की तरह शांति की उसी राह पर लौट आए, वहां एक चुनी हुई गणतांत्रिक सरकार हो। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता सेना ने अपने हाथों में ले ली थी। बीबीसी समाचार। नमस्कार, बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं लाइव। आज पूरे दिन की खास खबरें क्या थीं आपने अभी सुना, और अब एक पूरी खबर का विश्लेषण। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महीनों से जारी अफरा तफरी की स्थिति कल बेकाबू हो गई। वहां आज क्या हुआ, इसी पर करेंगे विस्तार से बात। मेरे साथ हैं मानसी दास।
हिंद महासागर की गोद में एक छोटा सा देश श्रीलंका, दुनिया में इसकी चर्चा या तो खूबसूरत तटों और जगहों के लिए होती है या फिर चाय, नारियल पानी और मसाले के स्वाद के लिए इसका जिक्र होता है। श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है। यहाँ लोग अमूमन खुश मिजाज और मिलनसार माने जाते हैं, लेकिन कल से इनमें से कुछ लोग अलग वजह से चर्चा में हैं। वो अपनी सरकार की नाकामी से इस कदर आक्रोशित हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपने आवास से बच निकलने, बल्कि ये कहिए कि भागने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री के निजी आवास को जला दिया और महीनों से जारी अस्थिरता को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया कि अब पूरी दुनिया जल्दी से जल्दी समाधान तलाशने की अपील कर रही है। मानसी, श्रीलंका में कल की स्थिति की तो हमें जानकारी रही, लेकिन आज वहां क्या हुआ, खासकर राजधानी कोलंबो में क्या स्थिति रही आज? राजधानी कोलंबो में आज क्या स्थिति रही, ये जानने के लिए अब से करीब 1.5 घंटा पहले मैंने कोलंबो में मौजूद बीबीसी दक्षिण एशिया मामलों के संपादक अनबरासन एथिराजन से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। I'm inside the Sri Lankan president's official residence, and this place was stormed by protesters just 24 hours ago. The scenes here are remarkable. I'm on the lawn here where there are hundreds of people. They're spending their picnic probably. They're having lunch and snacks. मैं अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास के भीतर ही हूँ। अब से 24 घंटों पहले यहाँ हजारों की संख्या में लोग घुस आए। यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। मैं अभी यहाँ के एक लॉन में हूँ। यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं। वो खाना खा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आवास के भीतर लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर देख रहे हैं कि एक दिन पहले तक उनके राष्ट्रपति कैसे रहा करते थे। जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने बताया कि कैसे महीनों से विरोध प्रदर्शन तीव्र होते जा रहे थे और इस दौरान वो एकजुट रहे और उन्होंने राष्ट्रपति को आखिरकार यहाँ से जाने को मजबूर कर दिया। श्रोताओं को बता दें कि बीते कई महीनों से श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ गो बैक गोटा नाम का एक अभियान चल रहा था। लोगों का कहना था कि भ्रष्टाचार के कारण देश में आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही हैं और देश को सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। शनिवार को देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नाराज लोग राष्ट्रपति भवन में घुस आए। सबसे पहले एक युवक राष्ट्रपति भवन के मेन गेट के ऊपर चढ़ा और उसे कूद कर पार किया और उसके बाद जैसे एक सैलाब राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस आया। इस भीड़ में हर तरह के लोग शामिल थे। कुछ प्रदर्शनकारी बिना किसी नेतृत्व के केवल अपना रोष जताने आए थे, तो कुछ संगठित तौर पर आए थे। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के गुट थे, इनमें ईसाई मिशनरियों के कुछ ग्रुप थे, कुछ इस्लामी बुजुर्ग नेता थे, छात्र भी थे। इनमें से कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी कोशिश की और कहा कि राजभवन के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो सार्वजनिक संपत्ति है, उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। अनबरासन एथिराजन ने और क्या क्या हुआ इसके बारे में भी बताया, सुनिए। And many people were complaining, this huge sprawling complex with swimming pool, separate gym, and many halls, living rooms. And while people were suffering, people were not having any cooking gas. कई लोग शिकायत कर रहे थे कि एक तरफ आम लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, तेल नहीं है और रसोई की गैस नहीं है, तो दूसरी तरफ इस विशाल राष्ट्रपति आवास में स्विमिंग पूल है, कई कमरे हैं और अलग जिम की व्यवस्था भी है। लोग इस पर आश्चर्य जता रहे थे कि राष्ट्रपति रईसी में रह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि श्रीलंका के कई राजनेताओं के लिए ये एक चेतावनी है। कई राजनेता अब चिंतित हैं कि और वो सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लोग अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। अभी सरकार पंगु स्थिति में है और किसी को नहीं पता कि सरकार की तरफ से फैसला कौन लेगा। राजनीतिक पार्टी एक ऑल पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में है और नया राष्ट्रपति चुनना चाहते हैं, लेकिन सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को देखते हुए अभी ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कोलंबो से ताज़ा स्थिति की ये जानकारी दी कोलंबो में राष्ट्रपति आवास के भीतर मौजूद बीबीसी दक्षिण एशिया मामलों के संपादक अनबरासन एथिराजन ने। जी मानसी, एथिराजन ने पूरी तस्वीर खींच दी। 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा खाका बता दिया कि अंदर क्या चल रहा है राष्ट्रपति भवन के अंदर और राजनीतिक स्थिति कैसी है। लेकिन जब वहाँ इस समय कोई सरकार काम नहीं कर रही, केवल एक सेक्रेटरीट काम कर रहा है, तो कौन इस समय IMF से बात कर रहा है? बेल आउट पैकेज पर भी तो कोई चर्चा हो रही है। श्रीलंका में ये नहीं है कि बेल आउट पैकेज पर बात नहीं चल रही है।
IMF ने खुद बोला है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खुद बोला है कि वो पैकेज पर बात करना चाहते हैं और आपात मदद भी देना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ एक सरकार नहीं है जो काम करेगी और सरकार की तरफ से कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में IMF के साथ कौन बात करेगा, किस हैसियत से बात करेगा, इसको लेकर कुछ निश्चित नहीं है। तो मुद्रा कोष ने जो कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। मुद्रा कोष ने ये कहा है कि श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से हम बाहर निकालना चाहते हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर जारी राजनीतिक संकट जल्द सुलझे ताकि बेल आउट पैकेज के लिए हम चर्चा जारी रखें। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से फैसला लेने के लिए कोई नहीं आता, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। इधर भारत जो लगातार संकट में जब से श्रीलंका घिरा है तब से मदद की कोशिश कर रहा है। भारत की भी प्रतिक्रिया कुछ आई है। मानसी दास, क्या कहा है भारत ने? भारत के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया है और कहा है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका का स्थान सेंट्रल पोजीशन पर श्रीलंका है, यानी विशेष स्थान श्रीलंका का है। और भारत ने इस साल श्रीलंका को अब तक $380 करोड़ की मदद की है। जी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। वहां मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि भारत इस घड़ी में श्रीलंका के साथ है और अभी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। श्रीलंका में आर्थिक दिक्कतों के कारण संभावित शरणार्थी संकट पर भी उन्होंने कुछ कहा है। सुनिए। On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka and we are trying to help, and we are always very, very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. There is no refugee crisis right now. माफ कीजिएगा, विदेश मंत्रालय ने जो भी कहा था वो ये था कि भारत ने इस साल अब तक श्रीलंका को $380 करोड़ की मदद दी है। श्रीलंका के लिए भारतीय हाई कमिश्नर ने वहां के कृषि मंत्री से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि 44,000 मीट्रिक टन यूरिया श्रीलंका पहुंचाया गया है। ये किसानों के लिए है ताकि वहां कृषि में जो संकट है उसको दूर किया जाए। दुनिया के बाकी देश भी श्रीलंका संकट पर बोल रहे हैं। EU ने भी चिंता जताई है, अमेरिका ने भी जताई है। मानसी दास, वो भी बताइए कि क्या क्या किस किस देश ने कहा है। मेरे पास इस पूरी की पूरी जानकारी तो अभी नहीं है कि किस किस देश ने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो फिलहाल थाईलैंड के दौरे पर हैं और उन्होंने थाईलैंड से जब बात की है तो उन्होंने म्यांमार संकट को लेकर भी बात की है और श्रीलंका संकट को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका जल्द से जल्द इन आर्थिक मुश्किलों को हल करे ताकि अर्थव्यवस्था स्थायित्व की ओर बढ़ सके और लोगों की नाराजगी भी कम हो। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। We would urge the Sri Lankan Parliament to approach this with a commitment to the betterment of the country, not any one political party. And then it's incumbent on the government, whether it's a new constitutionally selected government, the existing government, हम श्रीलंका की संसद से अपील करना चाहते हैं कि वो इस मौके पर देश की बेहतरी की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं, न कि किसी खास राजनीतिक पार्टी की। और फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि नई सरकार संवैधानिक तरीके से चुनी जाए। मौजूदा सरकार को ये चाहिए कि वो जल्द मुश्किलों का समाधान खोजे, देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्थिरता के दीर्घकालिक रास्ते पर लेकर आए, आर्थिक दिक्कतों, बिजली, खाने के सामान, तेल की कमी जैसे लोगों की नाराजगी के मुद्दों को दूर करे। ये थे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने आज रविवार को सेंट पीटर्सबर्ग में जब लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका का संकट का उन्होंने जिक्र किया। आपको पता होगा कि श्रीलंका में भी ईसाइयों की संख्या जो है वो बड़ी तादाद है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से श्रीलंका के लोग जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं सभी पादरियों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें जल्द इस मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाए। तो मानसी, श्रीलंका का जो संकट है वो आज का नहीं है। करीब 1 साल से आर्थिक दिक्कतें वहां गहराई हुई हैं। बीते महीनों में जब संकट ज्यादा गंभीर हुआ तब BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने श्रीलंका का दौरा किया। वो अभी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। जी, जब आप श्रीलंका के हालिया दौरे पर थे तब आज जो स्थिति नजर आई, कल जिस तरह से लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया, ऐसी स्थिति की कोई आशंका आपको उस समय अपने पिछले हालिया दौरे में थी? बिल्कुल वात्सल्य, मुझे लगता है कि जो पिछले मैं वहां पर करीब 1 महीने पहले था और मैं जब वहां पर था तो इसी तरह के कुछ हालात हुए थे।
फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय जो महिंदा राजपक्षे है, उनका जो पैलेस या उनका घर था, उस पर इस तरह की ही कार्रवाई, इस तरह का ही एक विरोध प्रदर्शन जो लोग चाहते थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने किया था। इस बार उनकी डिमांड क्योंकि गोटाबाया गो यानी जो गोटा पक्षे हैं उनके भाई, उनको हटाने की थी, तो इस बार उस तरह की कार्रवाई उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हुई है। इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। पहली बात ये कि जो ये पूरा मूवमेंट चल रहा था वो राजपक्षे परिवार के खिलाफ चल रहा था जी। महिंदा राजपक्षे के जाने के बाद वो मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनके भाई फिर भी सत्ता में थे, वो राष्ट्रपति थे, भले ही एक नए प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे आ गए थे। तो लोगों का जो गुस्सा था और लोगों की जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, वो खत्म नहीं हुई थी। वो चाहते थे कि राजपक्षे परिवार से हटकर श्रीलंका में कोई सत्ता में आए और जो आर्थिक और जो क्राइसिस चल रही है, खाने की, पीने की, दवाओं की क्राइसिस चल रही है, उससे उनको निजात मिले। तो जो हमने देखा है ये अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड था या ऐसी उम्मीद थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी वास्तव में। जी, मैं जहां तक गोटाबाया राजपक्षे के बारे में आपसे समझना चाहूंगा, 2019 में वो चुनाव में उतरे, पहले पूर्व सैनिक थे, अधिकारी थे, एक राजनीतिक परिवार से आते थे, बड़ी जीत उन्होंने हासिल की और जिस तरह से उनकी तारीफें होती थी, अचानक ये 2-3 साल में कैसे ये सब कुछ बदल गया? देखिए, मुझे लगता है कि जब परिवार का ज्यादा होल्ड, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का होल्ड श्रीलंका की पॉलिटिक्स पर होने लगा, तो जो आम लोग थे, जो आम शहरी हैं श्रीलंका के, चाहे वो नॉर्थ हिस्से में हो, चाहे वो तमिलियन हो, चाहे वो सदर्न श्रीलंका के रहने वाले लोग हो, उनको ये लगने लगा कि ये परिवार का होल्ड ज्यादा है और ये लोग जो नीतियां हैं वो पार्लियामेंट में, श्रीलंका की संसद में, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। जाहिर है उनके पास मेजोरिटी थी, वो चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन जो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो ये हुई कि श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन था, यानी जो महंगाई है, वो बढ़ने लगी। श्रीलंका में जो विदेशी मुद्रा के भंडार थे वो कम होने लगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीलंका में खुद का अपना जो प्रोडक्शन है, जो उनका उत्पाद था, उनका उत्पादन था, चाहे वो चावल हो या वो तमाम तरह की चीजें हो, वो कम होने लगा और विदेशी डिपेंडेंस बढ़ने लगी। मुझे लगता है ये सारे फैसले एक साथ जब कंबाइन हुए तो लोगों को लगा कि नहीं, ये श्रीलंका के लिए काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें अब एक नए सिरे से एक नई सरकार चाहिए जो आम आदमियों के हित में सोचे, जो महंगाई कम करे और पहले देश हित की बात करे, उसके बाद विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा और विदेशी सहयोग की बात करे। जी नितिन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँगा कि पूर्व क्रिकेटर जो हैं वो कभी मैदान में उतरते थे, सनत जयसूर्या, कुमार संकारा, ये सब आज सड़क पर नजर आ रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं बात। आपकी क्या वहाँ श्रीलंका में किसी से बात हुई है कल से अब तक? क्या कह रहे हैं? मेरी लगातार बात हो रही थी वास्तव, जब मैं गया था तब भी, और मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हुई है। कुमार संगकारा की पत्नी जो आंदोलन में बहुत ज्यादा शुमार थी, शामिल थी, उनसे मेरी बात हुई है। आज मेरी जो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट कप्तान, जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है 96 के, अर्जुन रणतुंगा, जो पूर्व एमपी भी हैं, उनसे भी बात हुई है। वो सब लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ, महिंदा राजपक्षे के जाने के बाद भी रनिल विक्रमसिंघे के पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं ला पाए वो, जिससे लगे कि इकोनॉमी बेहतर हो सके। शायद जो कुछ हुआ है वो उसी का नतीजा है, और अब उन सभी को ये उम्मीद है कि चीजें शायद और बेहतर हो, जिसमें वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, जो संगठन है, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या दूसरे पड़ोसी मुल्क है जिसमें भारत भी शामिल है, उनके बड़े रोल की उम्मीद उन सभी को है। जी बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव पूरी जानकारी के लिए। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और YouTube पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे क्या श्रीलंका संकट दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लिए भी कोई सबक है, और बात खेल की दुनिया की भी होगी। इसके पहले नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के दौरान किए जा रहे कमेंट पर। जी मानसी, क्या कह रहे हैं लोग? वात्सल्य जी, कई श्रोता हमको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी उन्हें ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। आप सभी को ईद मुबारक हो। जगत बंधु दास श्रीलंका कहते हैं कि श्रीलंका में जो हो रहा है वो किसी भी देश में हो सकता है। देश बंधु वाजपेयी कहते हैं अगर सभी राजनीतिक दल सरकार बनाते भी हैं तो समस्या एकदम सुधरेगी नहीं। बात सच है, समस्या को सुधरने में कुछ वक्त तो लगेगा ही।
नूरुल अंसारी कहते हैं कि आम लोगों को महलों के दर्शन करने का मौका मिला और ये बात भी सच है क्योंकि श्रीलंका में जो लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर गए हैं, वहाँ बैठे हैं, जैसा कि एथिराजन अनबरासन ने बताया है कि उन लोगों के लिए वहाँ ऐसे पिकनिक जैसी स्थिति है। वो लोग वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति आखिर रहते कैसे हैं। जगदीश गोत्रा कहते हैं कि जनता ने बहुत कठिन फैसला लिया है। राजस्थान से पीरदीन बेनीवाल कहते हैं कि श्रीलंका आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। राष्ट्रपति जिम्मेदारी छोड़ देने को तैयार हो गए हैं और आने वाली सरकार के लिए अब स्थिति को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। इधर सोमेश शर्मा लिखते हैं कि श्रीलंका की वास्तविक समस्या आर्थिक से अधिक लोकतंत्र की है। सत्यनारायण गुप्ता लिख रहे हैं, सबक तो है लेकिन भारत की स्थिति कुछ अलग है। कई और हमारे श्रोता हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। सिंह धारा है, उन्हें नितिन जी ने जो अभी जानकारी दी वो उन्हें बड़ी अच्छी लगी है। तो एक दौर में जो श्रीलंका की तस्वीर थी मानसी, वो बड़े खुशहाल देश की थी, लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। ये जो दिक्कतें श्रीलंका में दिख रही हैं, उसी तरह की आर्थिक दिक्कतें हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, दक्षिण एशिया के दूसरे देश हैं, उनमें भी यही दिक्कतें दिख रही हैं। इसे लेकर मैंने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हर्ष पंत से। देखिए, दक्षिण एशिया में काफी ऐसे देश हैं जो नाजुक आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और उन देशों के पास राजनीतिक क्षमता जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उससे उभरने के लिए है नहीं। जो लीडरशिप क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ हमको देखने को मिल रहा है वो बड़ा विचित्र है, क्योंकि पहले अफगानिस्तान में तो थोड़ा सा अलग माहौल था, लड़ाई का क्षेत्र था, तालिबान आ रहा था, लेकिन श्रीलंका है वो तो एक हमने हमेशा से श्रीलंका को कभी एक फेल स्टेट के तौर पर नहीं देखा है। वो एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी हो रही थी। अगर आप 3 साल पहले चले जाएं तो इट वाज कंसिडर्ड कि भाई बहुत एक उभरती हुई इकोनॉमी है, अच्छा कर रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छी है। तो कहीं पर जो लीडरशिप का फॉल्ट रहा है इसको मैनेज करने में वो बहुत बड़ा रहा है। और जो क्राइसिस है वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक के बाद एक देशों में दिख रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का आर्थिक हालत खराब हो, नाजुक हो, चाहे वो नेपाल की स्थिति हो, तो इसका जो दक्षिण एशिया में इम्पैक्ट, कभी भी ऐसे क्राइसिस जो होते हैं वो एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रहते हैं। जो आक्रोश हमको श्रीलंका की सड़कों पर नजर आ रहा है वो हो सकता है कल हमको नेपाल में या पाकिस्तान में नजर आए। तो ये दक्षिण एशिया के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि वहां पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो इस तरह की जो परेशानियां हैं, आर्थिक स्थिति है जो जिससे गुजर रहे हैं ये देश, उसको मैनेज करने में सक्षम है या नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, क्योंकि नेपाल में भी पॉलिटिकल डिवीजन बहुत ज्यादा है। तो वो जो एक स्थितियां हैं कि आर्थिक समस्या और राजनीतिक समस्या दोनों मिलकर साथ खड़ी हैं और इसका खामियाजा दक्षिण एशिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी, आपने 2 देशों की और बात की श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान और नेपाल। इन तीनों ही देशों की अगर हम बात करते हैं तो चीन का भी यहाँ काफी इंटरेस्ट है, और आज चीन की जो भूमिका है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चीन ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना रुख इस मुद्दे पर अपनाया है। श्रीलंका में चीन का बहुत बड़ा दखल था। चीन के जो इन्वेस्टमेंट्स थे, चीन ने जो कर्जा दिया था, ये मैं नहीं कहूंगा कि चीन सबसे मुख्य कारण है जो आर्थिक स्थिति श्रीलंका की बनी है, लेकिन चीन बहुत बड़ा कारण है। और जिस समय पैसा बनाने की बात आई थी उस समय चीन सबसे आगे था। उसने राजपक्षे की जो क्लैन है उसको पैसा दिया। दोनों जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने बाद में, उनको काफी एक तरह से इंटाइस किया, उनके साथ काम किया, लोगों को इग्नोर किया, लोगों की जो समस्याएं थी उनको इग्नोर किया। तो जहां पर हमने देखा कि राजपक्षे क्लैन का तो वेल्थ बढ़ता रहा, स्टेटस बढ़ता रहा, लोगों की परेशानियां दूसरी तरफ बढ़ती रही। जिस समय जरूरत थी उस समय चीन सामने कहीं नजर नहीं आया। पिछले 6 महीने से ये क्राइसिस था। उससे पहले से भी जो लोग श्रीलंका के आर्थिक हालत जान रहे थे वो ये कह रहे थे कि कोविड जो हुआ है उससे श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और लग रहा था, और उसका इम्पैक्ट श्रीलंका को फेस करना पड़ेगा। हमने नहीं देखा चीन का भर कर आना, एक लीडरशिप का रोल लेना और एक बेनेवोलेंट जो एक रिश्ते होते हैं, एक पड़ोसी का तकाजा होता है, उसको निभाना। जिस तरह से चीन ने अपना हाथ इस समस्या से पीछे खींचा है, उससे मुझे कहीं पर ऐसा लगता है कि और देशों को भी बड़ा सबक मिलना चाहिए कि जहां पैसे बनाने की बात आती है चीन आगे खड़ा पाया जाता है, जहां समस्या का समाधान ढूंढने की बात आती है या मदद की बात आती है वहां पर चीन का रवैया बड़ा अलग थलग वाला होता है। तो इस समय भी आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टर वहां पर है वो IMF है, और हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से काफी कुछ करने की कोशिश करी है। जिस किस्म की सपोर्ट की जरूरत है श्रीलंका को, वो श्रीलंका IMF के पास जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जा रहा है। श्रीलंका ने जब शुरू में बात उठाई थी चाइना के साथ, इसके जो डेट है
उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो चीन ने उस बात को कोई तवज्जो नहीं दिया था। जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और नेपाल में चीन का जिस तरह से आर्थिक दबदबा बना हुआ है, उसका नतीजा ऐसा ना हो कि उन देशों को भी इसी तरह भुगतना पड़े। अभी स्थितियां श्रीलंका में साफ नहीं है, आगे क्या रास्ता आप देख रहे हैं? देखिए, रास्ता तो सिर्फ एक है कि जो सारे दल हैं, राजनीतिक दल, उनको साथ बैठकर उसकी बात हो रही है कि सर्वदलीय सरकार बनेगी, लेकिन सर्वदलीय सरकार बनने से काम नहीं होगा। वो सारी जो सरकार के घटक दल होंगे, उन सबको एक कंसेंसस बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, जिसको लेकर वो आईएमएफ के पास जाएं, क्योंकि आईएमएफ इस समय कुछ खास करने के लिए तैयार होगा नहीं। अगर ये अराजकता श्रीलंका में बनी रहेगी और किसी भी तरह का लीडरशिप वैक्यूम बना रहेगा, तो आईएमएफ कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक राजनीतिक दल हैं, वो वहां पर बैठकर एक शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बनाते कि हमको 6 महीने में अपनी इकोनॉमी को इन फंडामेंटल्स पर लाना है, और वो लेकर वो आईएमएफ के पास नहीं जाते, तब तक आईएमएफ के भी हाथ बंधे हुए हैं। विश्लेषण कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत। आपको बता दें कि इस साल जून में चीन के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लिu जिनसोंग ने चीन के लिए श्रीलंका के राजदूत डॉक्टर पलिता कोहुना से मुलाकात की थी। लिu जिनसोंग ने बातचीत के दौरान उनसे कहा था कि श्रीलंका को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर घरेलू नीति और विदेशी नीति अपनानी चाहिए। वात्सल्य जी, चीन मानता है कि श्रीलंका को पश्चिमी ताकतों से खासकर ऋण के मामले में दूरी बनानी चाहिए, और पश्चिमी मुल्क कहते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति यह है कि वो अपने आसपास के जो देश हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कर्ज देता है, कर्ज के जाल में फंसा लेता है। जी, ये एक सवाल है कि इसका जवाब कहाँ है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और रनिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने कल इस्तीफे का ऐलान किया है, ये दोनों नेता आखिर हैं कहाँ? राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अभी कहाँ हैं, इस बारे में कोई पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी शनिवार को आए, लेकिन उससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति ने अपना आवास छोड़ दिया था। इस बीच श्रीलंका पुलिस के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि रनिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगाने के मामले में रविवार को 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी अभी पहचान जाहिर नहीं की गई है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को और उनके परिवार को और स्टाफ के सदस्यों को किसी गुप्त और सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। वात्सल्य सर, आगे बढ़ें उससे पहले खेल की बातें जानें। जी बिल्कुल मानसी, खेल की अगर बात करें तो श्रीलंका से ही शुरुआत करते हैं, जहां गॉल में एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और कल भी ये खबर आई थी कि जो टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच, उसके पहले स्टेडियम के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, लेकिन मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। श्रीलंका ने इसके जवाब में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 431 रन बना लिए हैं। कम से कम मैदान में श्रीलंका की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। श्रीलंका ने अभी 67 रन की बढ़त हासिल कर ली है और बहुत ज़बरदस्त पारी खेली है। दिनेश चांडीमल ने 118 रन बनाकर वो क्रीज पर मौजूद हैं। और मानसी, हम बता दें कि आज विंबलडन का भी फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, और उनके सामने है निक किरियास। और मुकाबला बड़ा रोमांचक चल रहा है। दोनों ही खिलाड़ी एक सेट जीत चुके हैं। जो जोकोविच हैं उनकी नज़र 21वें खिताब पर है, और विंबलडन में लगातार 3 बार उन्होंने ये खिताब जीता है। चौथे खिताब ये पर मिलेगा तो उनका चौथा लगातार हो जाएगा। और इसके अलावा उनके जो कुल ग्रैंड स्लैम खिताब हैं उनकी संख्या 21 हो जाएगी। 20 वो जीत चुके हैं। नडाल सबसे आगे हैं जिन्होंने 22 जीते हैं। उन्हें घुटने की चोट की वजह से या दूसरी चोटों की वजह से टूर्नामेंट से हटना पड़ा। जोकोविच के लिए एक आसान मौका है। और इस बीच आपको बता दें कि इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। तीसरा 2020 मैच है। 2 मैच पहले जीतकर भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली है। आज इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम कर रही है। 12वां ओवर चल रहा है इस समय। 3 विकेट पर 110 रन इंग्लैंड की टीम बना चुकी है। मलान अभी क्रीज पर हैं, 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय टीम जीत के साथ ही सफाया करना चाहेगी, तीनों मैच जीतना चाहेगी। रोहित शर्मा जब से लौटे हैं ज़बरदस्त फॉर्म में है। 19 लगातार मैच वो जीत चुके हैं और भारतीय टीम अपने इस दौरे में, इस सीरीज में कम से कम जीत के साथ उसे खत्म करना चाहेगी। तो मानसी, दिन भर
पूरा दिन पूरी खबर में उससे पहले एक और चीज, दुनिया जहान का आज का जो एपिसोड था वो हम श्रोताओं को सुना नहीं पाए हैं, उसके लिए हम श्रोताओं से माफी चाहते हैं। लेकिन दुनिया जहान का जो एपिसोड है वो वेबसाइट के पॉडकास्ट सेक्शन में है, तो श्रोता वहां जाकर उसे सुन सकते हैं। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे मोहनलाल शर्मा और स्टूडियो मैनेजर थे राजेश चौहान। मुझे और मानसी दास को दें इजाजत। नमस्कार।